हेलो एंड वेलकम। शुरू करते हैं हम लोग आज फिर से क्लास 10th की एनसीईआरटी या फिर आप बोल सकते हैं क्लास 10th के सीबीएसई मैथ्स के चैप्टर 1 का। मैंने पिछले क्लास के वीडियो में मैंने कंप्लीट थ्योरी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोगों का एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा वो वीडियो होगा हमारा कि एनसीईआरटी के अलावा सीबीएसई आरडी शर्मा का जो बुक में क्वेश्चंस दिया हुआ है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सीबीएसई का हो या फिर एनसीईआरटी का हो या फिर किसी भी बोर्ड का हो, तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं उन सब क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करना। तो शुरू करते हैं आज के हम लोग क्लास। और ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन हमारा कि गिवन दैट एचसीएफ, एग्जांपल है हमारा गिवन दैट एचसीएफ 36306, 657 इज इक्वल टू, ये एचसीएफ दिया हुआ आपका 9। देन बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 306, 657। ये हमें फाइंड करना है। जस्ट मुझे एक सेकेंड देंगे आप लोग। तो हमने कल देखा था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम किसी भी दो नंबर का अगर हम एचसीएफ और उसका एलसीएम को प्रोडक्ट करें तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। वेरी सिंपल। तो हम क्या जानते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे, वी नो दैट एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। यानी किसी भी नंबर ए और बी का जो एचसीएफ और एलसीएम होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट वो दोनों नंबर के इक्वल होता है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, दैट इम्प्लाई एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए प्रोडक्ट बी अपॉन एचसीएफ ऑफ ए बी, है कि नहीं। यानी कि एलसीएम हमें फाइंड करना है और वो नंबर हमारा क्या है 306 और 306 कॉमा 657। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन एचसीएफ ऑफ दिया हुआ ये 9 हमारा। तो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 306 ये 9 के टेबल में आता है हमारा। 9 1 9 एंड 9 3 27 एंड 3 9 4 36। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 657 इंटू 34, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 657 इंटू 34। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28 2 एंड 2 एंड दिस इज 2 ऑल्सो एंड 26 प्लस 3 7 21 2, दिस इज 17 1 एंड दिस इज 19, दिस इज 8 3 3 1 2 1 एंड दिस इज 2 2 2 3 3 8। ये हमारा क्या आ गया, दिस इज 2 2 3 3 8। यानी कि जब भी हमें देखना हो कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल टू, दो नंबर के लिए, तीन नंबर के लिए नहीं ऐसा करेंगे कि एचसीएफ ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, नहीं ऐसा नहीं है। ये सिर्फ दो नंबर के लिए वैलिड है जो मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। पॉज करके आप लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं क्योंकि नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएंगे, है ना। अगला एग्जाम्पल है हमारा कि चेक वेदर 6 to the power n can end with 0। 6 to the power n end with the digit 0, ऐसा लिखना सही होगा, end with the digit 0। अब पूछा है आगे हमें कि इस n का वैल्यू क्या होना चाहिए फॉर एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर। देखिए इसको समझने के लिए तो बड़े आसान से समझ लेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको कैसे लिखना है वो बताते हैं, पहले समझ लेते हैं। 6 to the power n कैन एंड विथ डिजिट 0, यानी n के पावर में क्या रखा जाए कि उसका जो रिजल्ट हो हमारा, उसका एंडिंग जो प्रोडक्ट मुझे मिले या फिर जो रिजल्ट मिले उसका एंडिंग डिजिट जो हो वो 0 हो। फॉर एग्जाम्पल जरा हम समझिएगा ध्यान से, अगर हम बोलते हैं कि 2 का पावर क्या पुट करें कि इसके एंड में 0 आ जाए, 2 के पावर पे क्या पुट किया जाए, तो
ऐसा n तो मुझे मिलेगा नहीं, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। सपोज करते हैं कि 25, 5 के पावर n, 25, 5 इंटू, एक 5 चाहिए एक 2 चाहिए, 5 इंटू 5, जस्ट एक सेकेंड, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, नहीं ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा तो कोई नंबर है नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है। और वैसे जो भी होगा एग्जाम्पल जैसे 5 और 2, 5 इंटू 2, इसका पावर n, यानी कि 2 पेयर में चाहिए। पहले इसको समझते हैं फिर उसके बाद आते हैं इधर। हमें बोल रहा है कि 6 टू द पावर n, n का क्या वैल्यू होना चाहिए, n फॉर एनी नेचुरल नंबर, वो n क्या है हमारा, जो इसका एंड डिजिट हो वो क्या हो हमारा 0 आ जाए। अब ध्यान समझिएगा, ये 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, यानी कि क्या हमारा 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 का पावर n, ठीक है ना। एंड दैट इम्प्लाई 2 का पावर n या फिर 3 का पावर n। अब हम जानते हैं कि अगर हमें एंड डिजिट 0 चाहिए तो उसमें एक 2 और 5 का पेयर होना चाहिए, तभी जाके हमारा एंड डिजिट 0 आएगा। यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, यानी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये हमारा एंड डिजिट 0 नहीं होगा, क्योंकि हमें इसको 0 करना है ना। देखिए 2 और 5, अगर 5 होता है यहाँ पे तो 5 इंटू 2 10 हो जाता हमारा, यानी कि अगर एक 0 चाहिए आपको फर्स्ट डिजिट पे या एंड डिजिट पे या फिर यूनिट डिजिट पे, यूनिट टेंस, थाउजेंड ऐसा होता है ना, तो यूनिट टेंस, 100,000, तो बोल रहा है कि अगर आपको यूनिट डिजिट पे 0 चाहिए तो 5 और 2 होना चाहिए एक पेयर, तभी जाके हमारा 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 है, इसलिए किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये हमारा 6 टू द पावर n जो होगा वो 0 यूनिट डिजिट नहीं देगा। अब इसको लिखना कैसे, जरा लिख देते हैं हम इसको। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे कि फॉर अ नंबर 6 टू द पावर n, फॉर अ नंबर 6 टू द पावर n, 1 सेकेंड कुछ कॉल आ रहे हैं। ये वीडियो कंप्लीट हो चुका था अभी, बट वो किसी कारण से वीडियो ऑलरेडी ऑटोमेटिक बंद हो गया, इसी कारण ये क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो चुका था। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, चलिए शुरू करते हैं फिर से इसको। मैं बता रहा था कि मैं बता रहा था कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0। हमें चेक करना फॉर एनी नेचुरल नंबर, किस नेचुरल नंबर के लिए 6 टू द पावर n, n का वैल्यू क्या पुट करें हम कि ये जो प्रोडक्ट जो हमारा रिजल्ट जो है वो रिजल्ट किससे एंड हो, तो 0 से एंड हो। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं, सपोज करते हैं 6 का पावर, थोड़ा समझ लेते हैं पहले, फिर 6 टू द पावर 1 रखते हैं, n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 6। 6 टू पावर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 36। 6 का पावर 3 रखेंगे तो 2 1 6 आ जाएगा। 6 का पावर 4 रखेंगे तो ये डैश डैश 4, मतलब क्या 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल यूनिट डिजिट हमारा 6 ही आएगा। 6 का पावर 5 करेंगे तो 2 और 3 वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से यूनिट डिजिट हमारा 6 ही आने वाला है। मतलब कि n का हम कोई भी पावर पुट कर दें, n का कोई भी पावर पुट कर दें, यूनिट डिजिट हमारा 6 के अलावा अब तक तो फिलहाल नहीं आया है, यानी 0 तो नहीं आएगा श्योर, ये तो हम लोग 100% बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू 0 नहीं आ सकता है हमारा, है ना। ठीक है ना। तो अब इसको एग्जाम में लिखना कैसे है, एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे, देखिए एनी नेचुरल नंबर जो 6 टू द पावर n फॉर ए नेचुरल नंबर, जो हमारा ये 6 टू द पावर n है, एंड विथ डिजिट 0, इट इज मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो वो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर बोलिए जो 0 से एंड होता है, मतलब उसका यूनिट डिजिट 0 हो, वो 5 से डिविजिबल होगा ही। जैसे 1 0 ले लिया, ये 5 से डिविजिबल होगा, 2 0 5 से डिविजिबल, 3 0, मतलब जो 0 से एंड होगा वो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा 100%, जो 0 से डिविजिबल। कोई बात मैंने यहाँ पे लिखा कि for any natural number this is, it must be divisible by 5, as we already know that any number having unit place 0 or 5, it is divisible by 5। clear, simple, कि जो भी नंबर अगर 0 और 5 से एंड होते हैं उसका यूनिट डिजिट अगर 0 या 5 हो वो 5 से डिविजिबल होंगे। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा नंबर है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 6 टू द पावर n का क्या निकल के आ रहा है, 2 इंटू 3 टू द पावर n, 2 इंटू 3 टू द पावर n। इससे क्या देख पा रहे हैं हम, वी कैन सी दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन 6 टू द पावर n डज नॉट कंटेन एनी प्राइम नंबर 5। कोई भी प्राइम नंबर ये 5 कंटेन नहीं कर रहे हैं, तो ये 5 से डिविजिबल तो पहले से ही नहीं होगा हमारा, तो एंड विथ 0 भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या, देयरफॉर इट इज क्लियर
from the above that 6 to the power n is not divisible by 5 for any natural number n, and hence it proves that 6 to the power n can never end with the digit 0 for any natural number n. आपको एग्जाम में ये कंप्लीटली लिखना है, बट समझने के लिए आप यहाँ पे ये शो कर सकते हैं कि 6 to the power n, 6 to the power 2, 6 to the power 3, n का कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दीजिए, वो आपका क्या नहीं हो रहा है, एंड विथ 0 नहीं हो रहा है. चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ. ये क्वेश्चन बहुत हम लोग आगे निकल चुके थे, एनसीईआरटी का लगभग हम लोग एंड की तरफ थे. ये थोड़ा सा मार्कर सही नहीं लग रहा है. अगला एग्जांपल है हमारा कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू, क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 7 11 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट्स नंबर, है ना, आर कंपोजिट नंबर्स. हमसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है, दोनों. हमने आपको लास्ट क्लास में पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं आप लोगों को, पहले क्लास में जो हम लोग का कल हुआ था 10th क्लास का एनसीईआरटी का पहला, या फिर सीबीएसई किसी भी यूनिवर्सिटी और कोई भी बोर्ड का हो. मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी अगर हम प्राइम नंबर की बात करते हैं तो प्राइम नंबर में उसके दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद नंबर. इसके अलावा अगर कोई भी फैक्टर मिल जाए, 1 2 3 जितना भी फैक्टर अगर इसके अलावा अगर मिल जाते हैं तो उस नंबर को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर. सबसे स्मॉलेस्ट हमारा प्राइम नंबर 2 था और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 था. ओनली इवन प्राइम नंबर हमारा 2 था, कंपोजिट नंबर हमारा स्मॉलेस्ट हमारा 4 था. मैंने कल इसके ऊपर डिस्कस किया था ऑलरेडी आपसे. हमें शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर है. अगर हम इस नंबर की बात करें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 की, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर दिस इसको हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ से 13 बाहर कर ले तो 7 इंटू 11 एंड प्लस 13 एंड ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये 1 हो जाएगा ना, 13 तो मैंने कॉमन ले लिया दोनों से, तो ये हो जाएगा आपका 77 प्लस 1 यानी कि 13 इंटू 78. 78 को अगर हम ब्रेक करें तो इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 6 को 2 इंटू 3 के फॉर्म में, यानी 3 इंटू टी के फॉर्म में, 3 इंटू 2 के फॉर्म में. अब देखिए जरा कंपोजिट नंबर क्यों है ये, इसलिए कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसका एक से ज्यादा फैक्टर आ गए, सॉरी 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए. एक तो 1 खुद, और ये खुद नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद तो कुछ ना कुछ आएगा ये, है ना, तो ये एक नंबर. उसके अलावा 2 भी आया फैक्टर, 3 भी आया फैक्टर, 13 भी फैक्टर आया, है ना. हियर वी सी दैट 2 3 13 आर द फैक्टर, यहां से लिख देते हैं इधर, आर द फैक्टर of the given number. Therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. Clear? Composite number. दूसरा चेक करते हैं हम लोग, ये वाला. अगर हम ये चेक करें 7 बी नंबर, फॉर 7 into 6 into 5 into 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. अगर यहाँ से 5 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1. यहाँ से 5 को अगर हम बाहर करें तो ये हमारा हो जाएगा 42, 5 तो बाहर है ही, 42, और ये हमारा इंटू 24 एंड प्लस 1. दिस इज 5 इंटू, इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए 42 इंटू 24 को, ये हो जाएगा 8164 एंड दिस इज 801 एंड 1008, 1008 प्लस 1 एंड ये क्या आ गया हमारा ये आ गया 15 इंटू 1009. फिर से हमारा यहाँ पे एक तो इसका फैक्टर, ये नंबर तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कुछ ना कुछ आएगा नंबर, लेकिन इसका क्या क्या फैक्टर हो गया, एक तो 1, मतलब अगर हम इस क्वेश्चन के लिए पार्टिकुलर लिखें तो ये हो जाएगा आपका 5045. इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 एक हो जाएगा, 1 इंटू 5045. फिर क्या हो सकता है 5 इंटू 1009. और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ ट्राई कर सकते हैं. 7 को अगर हम देखें
तो 7 3 2 नहीं 7 नहीं 13, बाकी कुछ ट्राई करें, बट हमारे पास कितने फैक्टर हो गए इसके, 1 2 3 4 फैक्टर हो गए इसके, और 2 से ज्यादा फैक्टर मतलब प्राइम नंबर। देयरफॉर 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number। composite number क्लियर है? आइए क्लियर होगा ये चीज, छोटा सा एग्जांपल था ये हमारा कंपोजिट नंबर क्यों आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, तो उसको मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आप लोगों को क्लियर करता हूँ। ओके, देखिए तो मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, मोनिका टेक्स 18 मिनट्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोनिका टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 around of the field, while Rohit takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time, कुछ गड़बड़ हो गया ना, and the same direction and go in same direction. Suppose they both start at the same point and at the same position and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Suppose करते हैं ये हमारा एक सर्कुलर अराउंड है ना, ये हमारा एक सर्कुलर ग्राउंड है। बोले देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड, मोनिका टेक्स 18 मिनट। सपोज करते हैं कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ए, तो मोनिका को इधर से जाके आने में कितना टाइम लगता है टोटल, इधर से जाके आने में मोनिका को लगता है 18 मिनट्स, ठीक है ना। एंड रोहित को कितना लगता है, अगर रोहित यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, दोनों एक साथ दौड़ते हैं एक ही जगह से, दोनों एक साथ दौड़ते हैं और रोहित को कितना समय लगता है, इसको लगता है 12 मिनट्स। समझेंगे इधर ध्यान से। अब हमसे पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट के बाद ये लोग दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से दोबारा मिलेंगे। समझिए, अगर दोनों एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं, मोनिका 18 मिनट का समय ले रही है और रोहित 12 मिनट का समय ले रहा है, तो तेज कौन भाग रहा है। अगर मान लेते हैं मोनिका कहीं जाने में 18 मिनट समय लगाता है, रोहित 12 मिनट लगाता है, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि रोहित ज़्यादा स्पीड चल रहा है, तो यहाँ पे रोहित का स्पीड ज़्यादा होगा, मोनिका का स्पीड कम होगा। मोनिका अभी सपोज करते हैं यहाँ से चलना शुरू की, इसको तो कंप्लीट करने में 18 मिनट लगेगा, 18 मिनट में वो यहाँ पहुँचेगी, तब तक इस रोहित क्या होगा, इस पॉइंट को पार कर चुका होगा, इस पॉइंट को ए को पार कर चुका होगा, क्योंकि 12 मिनट में ही वो कंप्लीट कर जा रहा है, 12 मिनट में ही दौड़ जा रहा है। मोनिका दौड़ रही होगी 12 मिनट में, हो सके तो यहाँ पे होगी, है ना। तो इस तरह से हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम, या कंफ्यूजन बहुत होता है कि सर एचसीएफ निकाले या एलसीएम निकाले। सोच के देखिए जरा कि 18 मिनट 12 मिनट, इनसे समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। 18 और 12 को देखा जाए, 18-12 मतलब 18 या 12, इससे ज्यादा ही समय लगेगा ना, क्योंकि ये एक चक्कर 18 मिनट में लगा रही है मोनिका, तब तक रोहित इससे आगे निकल गया होगा, इसको कंप्लीट करके आगे निकल गया होगा, मतलब 18 मिनट में तो ये लोग नहीं मिलने वाले हैं। 36 मिनट में देखा जाए तो 36 मिनट में ये 3 राउंड मार चुका होगा रोहित, है ना, क्योंकि एक राउंड मारने में इसको कितना समय लगता है, 12 मिनट, तो 3 राउंड मार चुका होगा, तो 36 मिनट, अरे 18 दूना 36, दोनों 36 मिनट में ये हो जाएंगे, है ना। अब कैसे निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। जस्ट एक इंट्रो पार्ट देखें, मैं इस क्वेश्चन को मिटाता हूं एंड देन उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। We need to find the number. We need, just a second. We need to find the number. We need to find the number of minutes after which they will meet again, after which
they will meet again. They will meet again at the starting point. At the starting point. ठीक है ना? For this there will be a, for this there will be a, there will be a smallest number that is divisible by, smallest number that is divisible by 12 and 36. Sorry, 12 नहीं, both 18 and 12, both 18 and 12. हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो हमारा क्या हो, 12 और 18 दोनों से डिविजिबल हो. ऐसा क्या होता है, तो एलसीएम होता है. एंड दैट विल बी टाइम, and that will be the time, that will be the time when both meet again, when both meet again at the starting point. Starting point. ठीक है ना? We take LCM of both numbers. क्या हो जाएगा, LCM of 12, 18 is equal to क्या हो जाएगा, 12 का 2 into 2 4, sorry 3 2 का स्क्वायर इस 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3. 18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 9 3 स्क्वायर. तो एलसीएम क्या होता है हमारा, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, है ना. तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर, therefore LCM 12, 18 is equal to 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर 4 इंटू 9 एंड दिस इज इक्वल टू 36. यानी कि ये रोहित और मोनिका दोनों 36 मिनट बाद एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे. लास्ट में एक लाइन और ऐड कर लेंगे, हेंस इधर हम लिख देते हैं, हेंस मोनिका एंड रोहित विल, मोनिका and Rohit will meet again at starting point after 36 minutes. कंक्लूजन हो गया. ठीक है, ये पहला एक्सरसाइज जो था हमारा एनसीईआरटी का वो कंप्लीट होता है इसी क्वेश्चंस के साथ. अगला एक्सरसाइज हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन ये है कि रेशनल नंबर प्रूफ करना कि ये रेशनल है, ये इरेशनल है. आप लोग पॉज करके इसको कंप्लीट कीजिए. आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे. अगला हमारा प्रूफ करना है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर. इससे आप लोग का एक एग्जाम में क्वेश्चन 100% आने वाला है. स्टार मार्क कर लीजिए इसको. एक क्वेश्चन 100% आप लोग के एग्जाम में आने वाले हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में क्यों ना हो. इसको बेहतर तरीके से पहले समझेंगे फिर इसको प्रूफ करेंगे. हमें प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है. बड़ा डाउट रहता है इसमें बच्चों को. √5 एक इरेशनल नंबर है. सबसे पहले समझते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. ऐसा नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो रहा हो, मतलब ऐसा रेशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो. जैसे
√2, √5, √3, ये सारे के सारे नंबर क्या हमारे इरेशनल नंबर है। √2 का वैल्यू मैंने कल बताया था आप लोग को 1.414, 2, 1, 3, 5, 6 ऐसे चलते जाता है, इनफाइनाइट तक चलते रहता है, ना तो रिपीट करता है ये कहीं पे जाके और ना ही ये मतलब टर्मिनेट होता है, मतलब इनफाइनाइट तक चलते जाता है, ऐसा नंबर होता है ये √2, है ना, डेसिमल के बाद। तो हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पे √2 रख दे, √5 रख दे, √7 रख दे, √3 रख दे, कुछ भी रख दे यहाँ पे, कुछ भी। अब ऐसा नहीं 4 रख दिया तो वो तो फिर रेशनल बन जाएगा, नेचुरल बन जाएगा। जो रूट से बाहर ना निकले हमारा, वो पॉइंट में चलते जाए। हमें ये प्रूफ करना है कि √5 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं पहले कि ये हमारा रेशनल नंबर है ना। लेट अस एज्यूम दैट, let us assume that √5 is रेशनल नंबर, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि √5 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। दैट इज, अगर ये रेशनल नंबर है तो मैंने क्या बताया था कल कि अगर ये रेशनल नंबर है तो ये a/b या फिर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और p/q के फॉर्म में अगर लिखा जा रहा है और q नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। दैट इज √5 इज इक्वल टू p/q, या फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं a/b, जहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 हमारा, और a एंड b आर को-प्राइम। सब के ऊपर हम कल ही बात कर चुके थे, क्योंकि कंसेप्ट हमने एनसीईआरटी का पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका था मैंने, है ना। को-प्राइम इंटीजर्स, ठीक। अगर हम क्या करें, इसको ऐसे लिख दें, बोथ साइड स्क्वायर कर दे, तो ये क्या जाएगा, 5 इज इक्वल टू a² मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर किया जाए ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, a² इज इक्वल टू 5b²। a² इज इक्वल टू क्या है हमारा, 5b²। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं, a² कोई नंबर सोच लीजिए, कोई भी नंबर। a² कैसे आ रहा है, तो 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद a² आ रहा है, 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद a² आ रहा है। 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद अगर कोई नंबर आता है, जैसे मान लेते हैं 5 के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करें, 5 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करें, 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई करें, तो क्या 5 आएगा, ये 10 आएगा, ये 15 आएगा, ये 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 20 आएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो 20 है, वो 5 का मल्टीपल है, ये जो 20 है वो 5 का मल्टीपल है। हम बोलते हैं कि नहीं, ये जो 20 है वो 5 का मल्टीपल है। उसी तरह से 5 इंटू b² करने से हमें a² आ रहा है। अगर इसको हम सीधा करके लिखे तो सिमिलरली आपको ऐसे ही दिखेगा। मतलब देखिए जरा, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, दैट इम्प्लाई 5b² इज इक्वल टू a²। वही चीज़ है, पहले इसको लेफ्ट इसको राइट कर दिया मैंने। मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को कि 5b² इज इक्वल टू a², यानी 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर आ रहा है मेरा, है ना, एक नंबर आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो नंबर है वो 5 का मल्टीपल है। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि a² इज द मल्टीपल ऑफ 5। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नहीं, एस, इसको मिटा दो। अब a² अगर मल्टीपल ऑफ 5 है, a² मल्टीपल ऑफ 5 है या डिविजिबल ऑफ 5 है, तो कल मैंने आप लोग को थ्योरम बताया था कि अगर a² p अगर प्राइम नंबर है और p प्राइम नंबर है और वो a² को डिवाइड करता है, तो वो a को भी डिवाइड करेगा, है ना। मतलब वो अगर एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है, a² अगर p से डिविजिबल है, थ्योरम ये था कि a² इज डिविजिबल बाई 5, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एस a² इज डिविजिबल बाई, मल्टीपल लिखे डिविजिबल लिखे, बात एक ही है, वो भी करके बता देते हैं, डिविजिबल बाई 5। तो यहां से हम बोल सकते हैं, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। मैं क्या बता रहा हूं, a² डिविजिबल बाई 5। देखिए तो जरा, अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 5 आ रहा है, 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है, 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई करके 15 आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि 15 इज डिविजिबल बाई 5। 15 इज डिविजिबल बाई 5। वही चीज तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि a² की जगह पे 15, 10, 5 कुछ भी, a² इज डिविजिबल बाई 5।
और कल ही मैंने बताया था कि अगर कोई प्राइम नंबर p a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई एनी प्राइम नंबर p, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई प्राइम नंबर p। कल मैंने ये थ्योरम बताया था आपको सर, इसी के लिए हमने रखा था कल इसको। सो वी कैन राइट, सो वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं इसको, a इज इक्वल टू 5c लिख सकते हैं कि नहीं, a इज इक्वल टू 5c क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर a डिविजिबल बाई 5 है तो 5 इंटू समथिंग करने पे हमें a मिलना चाहिए, तभी तो हम बोल सकते हैं कि a अपॉन 5। ठीक है, बस हमारा काम यही से हो गया कि a इज इक्वल टू अगर 5c है तो अगर इस 5c के वैल्यू को अगर इक्वेशन 1 में पुट करें अगर हम, है ना, फॉर सम इंटीजर c लिख दीजिएगा ना, फॉर सम इंटीजर c। अब हम इस a के वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, इसको ऊपर मिटाना पड़ेगा या फिर इधर ही करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग या फिर पुटिंग a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या होगा, देयरफॉर 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर, 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या पता चला मुझे कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, क्योंकि 5 से ये कैंसिल, एक लाइन यहाँ पे बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ये 5 से 5 टाइम्स कैंसिल, मतलब b स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है वो हमारा आ रहा है 5c स्क्वायर, b स्क्वायर का वैल्यू आ गया 5c स्क्वायर। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं एंड देन उसके बाद हमको रफ करना पड़ेगा ऊपर, है ना। तो b स्क्वायर क्या फिर दिख रहा है, b स्क्वायर ऑल्सो इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है ना, या फिर डिविजिबल ऑफ 5। as b square is divisible by 5, so b is also क्या बोल सकते हैं, also divisible by 5, ठीक है ना। तो a and b, therefore a and b दोनों का लिस्ट कॉमन, ये क्या आ गया हमारा, दोनों का लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया 5। a and b have at least 5 as a common factor, लेकिन याद कीजिए जरा, मैंने जब चूज किया था कि √5 एक हमारा रेशनल नंबर है तो मैंने लिखा था a अपॉन b, और a और b हमारा को प्राइम था। को प्राइम का कंसेप्ट भी मैंने आप लोगों को कल बता दिया था कि ऐसा दो नंबर जिनका फैक्टर सिर्फ एक ही फैक्टर हो और वो फैक्टर हमारा 1 हो। और यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, a और b के बीच में एक फैक्टर मिला मुझे जो कि है 5। तो हमारा ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन चला है। तो बस यहाँ से इसको कंक्लूजन टानते हम। Therefore a and b have at least 5 as a common factor, but this is contradiction, this is contradiction that the a and b are co-prime. A and B are co-prime. Hence, √5 is an irrational number. आप यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं लाइन, here our assumption is wrong, hence our assumption is wrong, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। thus our assumption is wrong। जो हमने assumption किया था कि √5 हमारा एक रेशनल नंबर है वो हमारा रॉन्ग हो गया, और √5 हमारा क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद इसको
फिर से मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग दिया था या नहीं दिया था, मैं चेक कर लूँ चल रहा है कि नहीं। हाँ चल रहा है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अब सारे एग्जाम्पल बड़े आसान से है। अगला एग्जाम्पल, प्रूव दैट 3 + 2√5, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। प्रूफ करते हैं इसको, वैसे ही प्रूफ करना है इसको। कैसे प्रूफ करना है? लेट अस assume that 3 + 2√5 is a rational number और 3 + 2√5 अगर रेशनल नंबर है तो 3 + 2√5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where Q not equal to 0 and P, Q is any इंटीजर, है कि नहीं? इसको लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर? और देखिए 2√5 इज इक्वल टू P/Q -3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको मैंने राइट हैंड साइड भेज दिया। दैट इम्प्लाई 2√5 इज इक्वल टू P -3Q/Q लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर। दैट इम्प्लाई √5 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, P -3Q/2Q लिख सकते हैं इसको। हाँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए P हमारा एक रेशनल नंबर, Q एक रेशनल नंबर, Q एक रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर होता है हमारा, अपॉन रेशनल नंबर ये भी रेशनल है। तो ये पूरा कंप्लीटली हमारा रेशनल नंबर है, ये पूरा कंप्लीटली हमारा क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। हम क्या बोल सकते हैं? हियर वी सी दैट P -3Q/2Q is a rational number, कंट्राडिक्शन आ गया ना? रेशनल नंबर। तो अगर लेफ्ट राइट हैंड साइड रेशनल है तो √5 भी रेशनल हो जाएगा, लेकिन हमने अभी प्रूफ किया कि √5 हमारा क्या है? एक इरेशनल नंबर है। Therefore √5 should also be rational, but √5 is an irrational number, irrational number। यहां पे साइड में लिख देते हैं, therefore our assumption is wrong, therefore our assumption is wrong। 3 + 2√5 is an irrational number, क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही प्रूफ करने के लिए कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। एक और क्वेश्चंस करते हैं, 1/√2 या फिर 1/5। एक तो हमारा हो गया कि रूट के अंदर में कोई वैल्यू आ जाए, जैसे कि √5, √3, √7, ये कोई भी हो जाओ, जैसे मैंने पिछला प्रूफ किया वैसे ही प्रूफ करना है। एक प्लस वाला आ जाएगा 3 + 2, तो हमें क्या, जो इरेशनल नंबर है ना उसको एक साइड रखना है, बाकी सारे को दूसरी साइड भेज देना है। तो वो सारा हमारा क्या बन देगा? ये रेशनल हो गया, और रेशनल और इज इक्वल टू इरेशनल लिखा हुआ है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए आपको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट the following are irrational, the following are irrational।
नंबर 1 1/√2 and 7√5 7√5 and this is 6 + √2। ये तो खुद कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि जस्ट मैंने जो अभी किया वैसे ही ये होमवर्क की तरफ से ट्रीट कीजिए इसको। हमें प्रूफ करना है कि ये 1/√2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। 7√5 ये वाला भी आप लोग खुद ही से कर सकते हैं। देखिए प्रूफ, let us assume that 1/√2 is a rational number। rational number हमने ये assume किया। therefore 1/√2 is equal to p/q, q not equal to 0 for any p, q be integers, p, for any p, q integers। ठीक है ना। तो p और q नॉट इक्वल टू 0 इंटीजर्स हमारा। दैट इम्प्लाई हम इसको लिख सकते हैं कि p√2 इज इक्वल टू q, मतलब √2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं q/p। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सिंस p, q are integers, therefore q/p is a rational number। अगर राइट हैंड साइड हमारा रेशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा रेशनल होना चाहिए। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सो √2 इज, यहाँ से क्या दिख रहा है, सो इधर साइड में लिखते हैं, सो √2 is a rational number। 2 is a rational number जो कि कंट्राडिक्शन है, which is a contradiction। therefore our assumption is wrong। assumption is wrong। ये क्या हमारा 1/√2 is a irrational number। ठीक, क्लियर। बाकी 7√5 ऐसे ही करना है, √5 को एक साइड रखना है, बाकी को भेज देना है। मतलब यहाँ पे 7q हो जाएगा, 7q हो जाएगा और √5 q/7p हो जाएगा। बाकी सिमिलर ऐसे ही करना है। तो एनसीईआरटी का मुझे लगता है कि और कोई क्वेश्चंस नहीं रहा, ये क्वेश्चंस खुद से करेंगे आप लोग। यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो क्या होगा हमारा, नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं 25 से लेके पिछले 5 साल का हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे, और साथ साथ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आने वाले हैं उस क्वेश्चन को करेंगे। वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे अगला चैप्टर क्या होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।